गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, एडिटोरियल से संबंधित यहाँ पर विचार विमर्श किया जाता है और चीज़ों को सही तरीके से बताया जाता है। तो जो आज का कंटेंट है, जो आज का विषय है, वो है दोस्तों जनसत्ता से लिया गया है, जिसे लिखा है आपके, कौन है भाई, सुरेश सेठ जी ने लिखा है। और जो आज का विषय वो है सशक्त मंच, निर्णायक आवाज़। ठीक, तो ज़्यादातर जो चीज़ें इस पे आज डिस्कस करना है वो भारत जैसे देश को जिस प्रकार से एक के बाद एक उपलब्धि मिल रही है, जिस प्रकार से वैश्विक स्तर पर इसकी छवि बढ़ रही है। आज बता दें, पूरे एशिया महाद्वीप में भारत ही एक ऐसा देश है जो अन्य देश, चाहे उत्तरी अमेरिका के कोई देश हो, चाहे दक्षिणी अमेरिका के देश हों, चाहे यूरोपीय कोई कंट्री हो, वो सब भारत जैसे देश को एक निर्णायक के रूप में देख रहे हैं। चाहे आप देखे होंगे रूस यूक्रेन का जो विवाद चल रहा है, जहाँ पे युद्ध की स्थिति तकरीबन 10 से 11 महीने से बनी हुई है, वहाँ यदि सबको पता है यदि निर्णायक की भूमिका कोई कर सकता है, इस विवाद को कोई विचारों के माध्यम से, आपसी समझ बूझ से कोई ख़त्म कर सकता है, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। देखिए, यदि हमारे देश में कुछ उपलब्धियां हैं तो उसको यहाँ पे रखने की आवश्यकता है। कभी कभार क्या होता है ना, हम मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर देते हैं। तो हर एक इंसान है, उसकी कुछ उपलब्धियाँ भी होती हैं, कुछ नाकामियाँ भी होती हैं। तो जिन पहलुओं की आवश्यकता है उसके बारे में खुलकर बोलना चाहिए। यदि हमारे देश को वैश्विक स्तर पर इस प्रकार से सम्मान मिल रहा है, बेझिझक उसके बारे में लोगों के बीच में बताइए। ठीक है। हालांकि देखिए, किसी भी देश के बारे में आप उठा लें, यदि वहाँ बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा है तो टूरिज़्म नहीं सही होगा, रोज़गार अच्छा है तो कुछ और नहीं सही होगा। क्योंकि हमारा देश, याद रखिएगा, हमारा देश एक उपनिवेश के रूप में था। 800 साल लगभग मुग़लों ने हमारे यहाँ शोषण किया। एक तरह से हम गुलाम ही थे। ठीक है। हमारे देश में जो बड़े बड़े संपदा हुआ करते थे, बड़े बड़े खाद्यान्न हुआ करते थे, भंडार हुआ करते थे, सब तो लूट कर लेकर चले गए। उसके बाद ब्रिटिश आए, 200 सालों तक राज किया। जो भी हमारे देश में कुचा, जो बचा कुचा था कुछ मुग़लों से, वो भी लूट कर लेकर चले गए। तो ऐसे में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी हम इन 75 सालों में जो विकास किए हैं वो मतलब प्रशंसनीय है, सराहनीय है। जो भी इससे पहले प्रधानमंत्री बने, सब लोगों का बहुत बड़ा योगदान है भारत जैसे देश के विकास में। और जो भी आज यहाँ पे स्थिति है, आप इसको झुठला नहीं सकते कि जितने भी इससे पहले जितने प्रधानमंत्री आए हैं, सब लोगों ने अपने हिसाब से कुछ न कुछ बदलाव, कुछ न कुछ बढ़ोतरी ज़रूर की है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि जिस प्रकार से, देखिए आज हम ज़्यादातर बात करेंगे वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से हमें मेज़बानी करने का अवसर दिया गया है, उसे आपको आज आवश्यकता है पूरी दुनिया को बताने का और भारत जैसे देश को ये सिद्ध करने का कि अब हम औरों से अलग हो गए हैं। और यही कारण है कि दोस्तों दुनिया चाइना की तरफ अब नहीं देख रही है। दुनिया एशिया का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, कह सकते हैं लोकतंत्र के मामले में, वो भारत जैसे देश की तरफ लोग देख रहे हैं। और चाइना की जो स्थिति इस समय फ़िलहाल बनी हुई है, बहुत ही संकट से गुजर रहा है। जैसे जीरो पॉलिसी जो उसने पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया था, जैसे ही एक धक्का उसने छोड़ा, सारे लोग बिखर गए। और वो स्थिति है चाइना जैसे देश की कि आप कह नहीं सकते। जो बड़ी बड़ी कंपनियां भारत जैसे देश की तरफ रुख कर रही हैं। तो चलते हैं, अब उपलब्धि के बारे में देखते हैं। लिखा है, भारत के सामने दुनिया का चेहरा संवारने के लिए समर्पित प्रयास करने का एक बड़ा अवसर आ गया है। वैसे तो पिछले दिनों भारत की कूटनीतिक और आर्थिक तरक्की ने कोरोना महामारी के सबल मुकाबले और रूस तथा अमेरिका के बीच एक स्वस्थ संतुलन साधने से जो उपलब्धि हासिल की, उसका सीधा नतीजा यही निकला कि आज न केवल दुनिया में सभी गंभीर मसलों पर भारत की राय लेना जरूरी होती जा रही, बल्कि भारत इस समय अलग थलग धरातलों पर दुनिया को बदलने और संवारने के लिए भी जुट गया है। किसी भी देश के बीच चाहे आंतरिक मतभेद हो, चाहे बाहरी मतभेद हो, भारत जैसे देश को जब बुलाया जाता है तो इनके विचारों को भी सुना जाता है। नहीं तो इससे पहले जो हमारी स्थिति थी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं भारत जैसे देश की बातें कोई नहीं सुनता है, पर आप आज वो स्थिति के लोग दोस्तों प्रभावशाली तरीके से
भारत जैसा देश जब बोलता है लोग सुनते हैं। आपको बता दें कि आज वो स्थिति बनी हुई है, देखिए यहाँ पे लिखा है, संयुक्त राष्ट्र का यह सशक्त अंग दुनिया के हर संघर्ष, हर झगड़े में निपटारे के लिए आगे आता है। भारत उसका अस्थायी सदस्य है, लेकिन 1 महीने के लिए उसे सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। सोचिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, कितनी बड़ी बात है भारत जैसे देश के लिए। और जिस प्रकार से G20 देशों का जो एक समूह है उसकी भी मेज़बानी भारत जैसे देश को मिली, तो ये सारी चीज़ें उपलब्धि हैं। इससे पहले क्यों नहीं ये सारी चीज़ें दी गई, पर अब पूरी दुनिया ये सोच रही कि अगर एशिया महाद्वीप में चीन का जो एक सोच है, जो एक विचारधारा साम्राज्यवाद का, यदि उसे कोई रोक सकता है तो भारत जैसा देश। और हमने मात दिया है, चाहे गलवान की घाटी हो, चाहे तवांग हो, चाहे डोकलाम का मुद्दा हो, भारत जैसे देश ने किस प्रकार से इसे रोका है। सोचिए चाइना एक ऐसा देश है कि तकरीबन पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, ऐसे कई सारे देश हैं जो कोविड का जो टीकाकरण हो रहा था तो चाइना से उन्होंने अपना टीकाकरण मंगाया। पर आज दोस्तों कई देशों में इस पे रोक लगा दिया गया है, या फिर ये कहें कि कई देश कह रहे हैं कि भैया हमको चाइनीज़ का जो टीकाकरण है उस पर भरोसा नहीं है। जब चाइना ने इतना बढ़ा चढ़ा कर बोला, जब उसी के लोग सुरक्षित नहीं तो हम क्या होंगे। और सारे लोग भारत जैसे देश की तरफ देख रहे हैं। ये हमारी उपलब्धि ये है। सोचिए आज वही चाइना भारत में, एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया में यदि जेनरिक दवाओं का कोई हब है तो भारत जैसा देश है। आज भारत जैसे देश के साथ भारत की दवाओं को जिस प्रकार से मंगा रहा है, तो एक समय था दोस्तों चाइना बहुत बड़ा बाज़ार है, चाहे मेडिकल का हो चाहे दुनिया का कोई क्षेत्र हो, पर उसने जो विदेशी दवाएं थी उस पर पूरी तरह से वो प्रतिबंध लगाया था। पर आज वो स्थिति है कि हमारे यहाँ की जो आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल की जो दवाइयाँ हैं या फिर अन्य टीकाकरण है वो मंगा रहा है कि भैया हमें बचा लो, हमें बचा लो, नहीं तो हम ख़त्म हो जाएंगे। और पहली बार उसने ये कहा है कि भारत जैसा देश हमें जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो लाइन है वहाँ पे घिरने का प्रयास कर रहा है या फिर हमारे ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है। इस प्रकार से वैश्विक स्तर पर जाकर जिस प्रकार से चाइना जैसा देश आरोप लगा रहा है, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि। पहली बार किसी देश के ऊपर ऐसे आरोप लगा रहा है, आखिरकार वो डर रहा है। नहीं तो दोस्तों चाइना जैसा देश जब चाहे कुछ भी कर सकता है, पर आज यदि वो समझ चुका है कि अब भारत जैसा देश 1962 का देश नहीं रहा कि जब चाहेंगे तब आक्रमण कर देंगे, लूट लेंगे। आज वो स्थिति है कि भारत जैसा देश यदि किसी देश के विषय में एक बार कोई कमिटमेंट कर दे, कोई कमेंट कर दे, तो वो जो उसका शत्रु देश है, ठीक है, उसे एक तरह से लीड मिल जाती है, बढ़त मिल जाती है। और किसी से छुपा नहीं है, सारे लोग जानते हैं जिस प्रकार से साम्राज्यवाद की नीति के तहत वो पहले निर्धन देशों को कर्ज देता है, उसके बाद अपने कर्ज जाल में फंसाकर उनके क्षेत्रों को वो एक उपनिवेश के रूप में उसका एक्सप्लॉयटेशन करने लगता है, शोषण करने लगता है। चाहे पाकिस्तान का क्षेत्र हो, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे ताइवान का हो, चाहे श्रीलंका का हो, चाहे आपका नेपाल का हो। विश्व उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 80%, विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 75% और विश्व की 65% आबादी इसके सदस्य देशों में रहती है। ऐसे सशक्त संगठन की अध्यक्षता भारत कर रहा है और दूसरी ओर दुनिया के बड़े देश उसे सुरक्षा परिषद में स्थायी स्थान देने की मांग कर रहे हैं। निसंदेह भारत के लिए गर्व की बात है। अब सोचिए जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें स्थायी स्थान देने के लिए भारत जैसे देश को कई देश जो है आगे कर रहे हैं कि नहीं, यदि एशिया में कोई देश है उस योग्य है तो भारत जैसा देश है जो निष्पक्ष अपनी बातें रखेगा और निष्पक्ष वीटो का इस्तेमाल करेगा। मैं तो आपको बता दें, जब जब कई ऐसे सारे आतंकी संगठन है पाकिस्तान में कार्यरत हैं या फिर गल्फ कंट्री के कई क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिन पर भारत जैसे देश ने कई बार प्रयास किया कि इन्हें प्रतिबंधित किया जाए। ये जो संगठन है पूरी तरह से मानव हित के लिए विनाशकारी हैं और यहाँ के जो विदेशी चंदे, विदेशी पैसों से ये जो झूठ बोलते हैं कि भैया हम यहाँ के रोज़गार में वृद्धि कर रहे हैं, यहाँ महिलाओं की शिक्षा के लिए कर रहे हैं, सब गलत है। ये
एक टेररिज्म का स्पॉन्सर कर रहे हैं और गोला हथियार बारूद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो किसी भी देश के लिए सही नहीं है। ये भारत जैसे देश के लिए गर्व की बात है। आप लोगों के बीच में कही, देखिए जो बात, ये नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, हालांकि वो स्टूडेंट भी हैं, पर जब उनसे कोई बात करता है तो उनका जो आइडियोलॉजी है, जो नैरेटिव है, वो पूरी तरह से नकारात्मक है। वो भूल जाते हैं कि मैं एक विद्यार्थी हूँ या नेता हूँ। नेता जो होता है मरते दम तक, चाहे सही भी चीज़ है तो उसका विरोध करेगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि आजकल की जो राजनीति है वो, उसका जो स्तर इतना नीचे गिर चुका है ना, वो एक बार भी नहीं सोचेंगे कि हम यहाँ विरोध करते करते कहीं अपने देश का विरोध न कर दें, किसी नेता का विरोध करते करते। हालांकि ऐसे कुछ हमारे देश में पत्रकार भी हैं जो वैश्विक मंचों पर जाने के बाद जिस प्रकार से हमारे देश को क्रिटिसाइज़ किए हैं, वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। मैं मानता हूँ, देखिए हमारे घर के अंदर जो भी हो रहा है वो चीज़ अलग है, पर जब आप वैश्विक स्तर पर जाएं तो पूरा प्रयास करिए कि भारत जैसे, किसी तकनीकी कारण की वजह से वीडियो कट गया था। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर G20 के संपन्न देश बदलते भारत से संबंध रखते हैं तो निश्चय ही पर्यटन और सेवा क्षेत्र में एक नया विकास होगा। दूसरी बड़ी बात जो भारत की दक्षता से उम्मीद के रूप में उभरी है, यह एक भारत एक विकासशील देश है। बता दें, जब आप स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं तो स्विट्ज़रलैंड के पास बहुत बड़ा उद्योग नहीं है, पर उसके पास एक चीज़ है, वहाँ का टूरिज़्म। पर्यटन पे उसने इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया है कि दुनिया के किसी भी देश में आप चले जाइए, एक बार वो ज़रूर एक दिन नेचर की यदि संपर्क में जाना चाहते हैं तो पहली प्राथमिकता उनकी होती है स्विट्ज़रलैंड। और बता दें, स्विट्ज़रलैंड हूबहू आपका प्राकृतिक सौंदर्य के यदि नज़रिए से देखा जाए तो कश्मीर जैसा ही है। इसलिए यदि हम चाह दें तो अपना जो है दूसरा स्विट्ज़रलैंड बना दें। स्विट्ज़रलैंड के खुद लोग आएंगे हमारे कश्मीर को देखने। हमारे पास स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ से ज़्यादा संसाधन है, उससे काफ़ी खूबसूरत है, पर हमारे यहाँ जो है कि संसाधन विहीन बना हुआ है। और जो स्थिति है फ़िलहाल कश्मीर की, आपको पता ही, आए दिन जिस प्रकार से वहाँ आतंकवादी चुनौतियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इस वजह से वहाँ समस्या इतनी विकराल हो गई थी कि वहाँ के लोग सुरक्षित नहीं थे। तो ऐसे में लोग डरते थे कि भैया कौन जाएगा वहाँ पे घूमने के लिए, क्या पता जान बचेगा कि नहीं। पता चला कोई आतंकवादी संगठन ही हमें किडनैप कर ले, उसके बाद भारत सरकार से मांग करे कि फला व्यक्ति को छोड़ो तो हम इनको जाने देंगे। तो ये समस्या है हालांकि वहाँ पे। भारत की साख दुनिया में बढ़ाई, और यही बातें हैं G20 के मंच से भारत को सबसे कहनी है। निश्चय ही भारत अगर समर्पण के भाव से अपने रास्ते पर चलता है और दुनिया के शक्तिशाली समूह को भी साथ ले चलता है तो विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त है और वैश्विक अवधारणाओं में बदलाव का अवसर मिलेगा। बता दें, एक ऐसी वैश्विक मंच से भारत जैसा देश अपनी बात रखेगा जो कई देशों को नसीब तक नहीं होती। जो भी इससे कहना है अब दुनिया जानेगी। देखिए, अब जैसे यदि मैं आप लोगों से इंटरेक्ट हो रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो हमारे बीच एक साधन है मोबाइल, जो इक्विपमेंट बहुत बड़ा है, इसने क्रांति ला दिया। चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, किसी भी चीज़ में हो, ये आपके उपयोग के ऊपर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ के लिए इसे अपने साथ आप रखे हैं। तो ऐसे ही जैसे ये प्लेटफॉर्म है, मोबाइल के माध्यम से मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं, अन्यथा कहाँ आप लोगों से मैं मिल पाता। तो ऐसे ही दोस्तों एक मंच, वैश्विक मंच मिला है जहां से भारत अपनी देश पूरी दुनिया को बताएगा कि उसके पड़ोसी मुल्क क्या कर रहे हैं, उनके शत्रु देश की क्या योजना है। देखिए, एक समय था जब भारत जैसा देश चीख चीख कर कहता था कि भारत जैसा देश कुछ आतंकियों से परेशान है, कुछ इस्लामिक संगठन से परेशान है। तो यही कुछ राष्ट्र थे जो उपहास उड़ाते थे भारत जैसे देश का, और वो कहते थे कि नहीं, ये ज़बरदस्ती का आरोप है, इसमें कुछ बात नहीं है। पर जैसे ही इनका प्रभाव अन्य देशों में पड़ा, उसके बाद लोग जान गए, हाँ भैया, भारत जैसा देश सही कहता था। जब कुछ यूरोप के राष्ट्र इससे प्रभावित हुए, पूरी तरह से इन्हें अस्थिर करने का प्रयास किया गया, अमेरिका जैसे देश को अस्थिर करने का प्रयास किया, तब सारे देश एक मंच पर आए और भारत जैसे देश की बातों को लोग सपोर्ट करने लगी। हाँ,
हमें पहले ही जाग जाना चाहिए था, भारत जैसे देश का समर्थन करना चाहिए था। यदि हम लोग करते तो आज हमारी स्थिति ये नहीं होती। देखना यह होगा कि भारत इस दिशा में कितना काम कर पाता और किस तरीके से इस दिशा में चलते हुए विश्व के कल्याण का मार्ग विस्तृत कर सकता है। बेशक 2008 से ही दुनिया में यह आवाज़ उठती रही कि हम अकेले के बजाय साथ मिलकर चलेंगे तो ऐसे पतबंधु आसानी से दुनिया को उसकी मंजिल तक पहुंचा देंगे, लेकिन बीच में आ गए व्यापारी युद्ध, एक अमेरिका, दूसरी ओर चीन, फिर पिछड़ा रूस और यूक्रेन युद्ध और अब तक ताइवान का मसला। दूसरी ओर चीन द्वारा लद्दाख के बाद अरुणाचल में तनातनी, ये लगता है जैसे दूसरों के इलाकों को हड़पने की कोशिश। और इधर तो बता दें, कई देश ऐसे हैं जिनके अंदर साम्राज्यवाद, वो सोचते हैं कि नहीं भैया हम 1900 और 1800 के दशक में किसी भी देश को जबरन हथियार लेंगे। हालांकि चाइना जैसे देश ने किया भी है, और तिब्बत को जिस प्रकार से उसने लूटा है, अपने देश में अधिग्रहण किया है, कोई भी देश इस पे नहीं बोला, पर भारत जैसे देश ने इसका शक्ति के साथ वैश्विक मंचों से भी विरोध किया और भारत जैसे देश को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, पर कोई भी देश कभी नहीं आए। कुछ राष्ट्रों की वजह से आज रूस यूक्रेन का युद्ध पूरी तरह से कोई मतलब ही नहीं था, पर कहते हैं ना, किसी को उकसावे में, किसी के बहकावे में नहीं आया जाता। यदि आपके पास सामर्थ्य क्षमता ना हो, किसी दूसरे की क्षमता सामर्थ्य पे नहीं उड़ा जाता है। यदि आपके अंदर वो क्षमता है तो आप अपनी योग्यता, अपनी क्षमता के अनुसार दूसरे का वो करें, compete करें, अन्यथा रहने दें। तो यही कुछ देश, उत्तरी अमेरिका के कुछ यूरोपीय देश इसको चढ़ाने लगे कि अरे रूस ये है, रूस वो है, ये ऐसा है, वैसा है, आप ऐसा है कि नाटो का सदस्य बन जाएं, उसके बाद हम आपको सैन्य मुहैया कराएंगे, आर्थिक मुहैया कराएंगे, रूस की नीतियों का विरोध करिए, कुछ कहता है तो हम आपके साथ हैं, उसकी बातों का बॉयकॉट कीजिए, और एक तरह से उसे युद्ध में ठेल दिया रूस के सामने। और आज वो स्थिति है कि दोस्तों सारे लोग पीछे भाग गए हैं, यूक्रेन को तबाह कर दिया गया है। कुछ भी मीडिया वाले छाप दें पेपर में कि नहीं आज फला जगह पे यूक्रेन भी 1-2 फाइटर प्लेन को गिरा दिया, कुछ रूसी सैनिकों को मार दिया, पर वो उपलब्धि बहुत बड़ी नहीं है। यदि ऐसे ही कुछ दिनों तक युद्ध चलता रहा तो मैं बता दूं, यूक्रेन पूरे नक्शे से ख़त्म हो जाएगा और इसके जिम्मेदार ज़ेलेंस्की होंगे। आखिर वहाँ के लोग कैसे ऐसे राष्ट्रपति का चुनाव कर दिए, ऐसे बंदे को बैठा दिए जो वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता के बारे में नहीं सोच रहा है। तो सोचना चाहिए, जब आपको पता है कि मैं उस लायक नहीं, उस योग्य नहीं, हमारे पास क्षमता नहीं, तो मैं रूस जैसे महाशक्तिशाली देश के साथ क्यों भिड़ूं। और इससे जो अन्य देश हैं वो अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर यूक्रेन लंबे समय तक लड़ता रहा और हम इसे बैकडोर से सुरक्षा और हथियार, पैसा मुहैया कराएंगे तो दोनों देश आपस में भिड़े रहेंगे और रूस से पूरी दुनिया जो है कि लगभग यूरोप के हों, चाहे उत्तरी अमेरिका के हों या अन्य देश हों, बेमनस रखते हैं। वो सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो कमज़ोर होगा, कुछ ना कुछ कमज़ोर होगा, इससे जो है कि वैश्विक स्तर पर जो व्यापार हो, चाहे सैन्य हो, जो इसका दबदबा है वो कम होगा। और कम करने के लिए पूरी तरह से, हालांकि रूस भी ये चीज़ जान चुका है कि इतने लंबे समय तक यूक्रेन के पास संसाधन ही नहीं थे युद्ध करने के लिए, पर ये इसलिए लड़ रहा है क्योंकि इसे कई सारे देश सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से। और रूस जैसा देश बोल भी दिया है, यदि कोई भी देश खुल कर आया तो मैं एक बार भी निसंकोच नहीं करूँगा, मैं परमाणु हथियार भी उस देश के ऊपर छोड़ सकता हूँ। तो कहने का मतलब है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि पूरा अपना देश, पूरी पृथ्वी पे जितने लोग, जितने भी कंट्रीज़ हैं, सब यदि अपने घर के नज़रिए से देखेंगे तभी पूरे देश का विकास होगा, पूरी दुनिया का विकास होगा। ऐसे ही अगर अपने में कटते मरते रहें तो छोटा सा छोटा वायरस, फंगस, बैक्टीरिया ऐसे देश को बर्बाद कर देंगे जो आज की स्थिति लगी हुई है, बनी हुई है। सोचिए, एक गलत प्रयोग की वजह से हमारे बीच कोरोना आता है और उसे कुछ दिनों तक जिस प्रकार से चाइना जैसे देश के द्वारा छुपा लिया जाता है कि वैश्विक स्तर पर हमारी जगहसाई होगी, हमारे ऊपर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये बैन है। डीएनए में फेरबदल करके ये जैविक हथियार बनाने का जो प्रयास कर रहे थे, आज वो स्थिति है कि दोस्तों वही बर्बाद है। पाकिस्तान हो चाहे अब तालिबान हो, ये सब क्या पहले करते थे, ये आतंकवादी बनाते थे,
ठीक है, स्लीपर सेल बनाते थे, जाके फला देश में फोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आज यही अपने देश में इतने ज़्यादा वहाँ पे आतंकवादी संगठन हो गए हैं कि वही देश पीड़ित है जिसने इसको अपने यहाँ संरक्षण दिया, जिसने बनाया, आज वही पीड़ित है। तो कहने का मतलब हम किस समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, किस समाज को बना रहे हैं, उसका खामियाजा उस देश को अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो ये सारी हमारी उपलब्धियां हैं कि भारत जैसे देश को लोग सुन रहे हैं। अमेरिका जैसा देश कहता है कि यदि रूस और यूक्रेन का विवाद रुक सकता है तो भारत जैसा देश ही बातचीत के जरिए रोक सकता, अन्यथा कोई नहीं। क्योंकि रूस और किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं करता। उसे पता है कि अमेरिका और यूरोप के कुछ देश जो कह रहे हैं कि नहीं यार, बातचीत से रूस जो है विवाद खत्म नहीं करेगा, पर रूस तैयार है। पर दोस्तों वास्तविकता ये है कि रूस और यूरोप के कई देश और उत्तरी अमेरिका के कई देश वो चाहते नहीं कि ये विवाद खत्म हो, ये लंबा ऐसे चलता रहे। यूक्रेन तो बर्बाद ही है, उसका वैसे कोई महत्व नहीं है, मतलब नहीं है, रूस भी बर्बाद हो जाएगा। तो यही था आज का। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।